कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक ऐसा चैप्टर जिस पे बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर बच्चे को चैलेंज आता है कि जो वर्ड प्रॉब्लम होती है उससे सर इक्वेशन कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं। वहाँ पर बच्चा कहीं ना कहीं अटकता है, कहीं ना कहीं पे चैलेंज फेस करता है। तो इस वीडियो में मैं ये बोलूँगा ही नहीं कि वीडियो के लास्ट तक बने रहना, रादर मैं ये बोलूँगा कि प्लेलिस्ट के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इस पूरी प्लेलिस्ट के हर एक वीडियो में मैं ऐसे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक के क्वेश्चंस कवर करूँगा, एकदम स्किल लेवल अप करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से और लास्ट तक इस टॉपिक को मास्टर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करता हूं। मैं अभी इक्वेशन की बात भी नहीं करता, मैं सिंपल बात करता हूं इस केस में लीनियर पॉलिनोमियल्स की। मैं सीधी बात करता हूं लीनियर पॉलिनोमियल्स की। बट सर लिखा तो यहां पर लीनियर इक्वेशन हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, उस पर भी आता हूं। अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल्स की बात करता हूं इस केस में, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स हमारे पास 1 वेरिएबल में भी होते हैं, 2 वेरिएबल में भी होते हैं, 3 वेरिएबल में भी होते हैं। अगर मैं बहुत सिंपल लिखूं लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल हमारे पास क्या होते हैं, वो मेरे पास होते हैं ax प्लस बी। वो मेरे पास होते हैं ax प्लस बी, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये होती है, राइट, जहां पर a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर मैं इस केस में 2 की बात करूं इन 2 वेरिएबल्स में, तो अगर मैं 2 वेरिएबल्स में बात करूं तो इस केस में आप बोलोगे कि सर ये होगा हमारे पास ax, एक वेरिएबल और मेरे पास आ जाएगा यानी कि y, और साथ में कांस्टेंट हो गया c। तो अगर 1 वेरिएबल की बात की तो हमारे पास ax प्लस b यानी कि सिर्फ एक ही वेरिएबल है। 2 वेरिएबल की बात करी ax प्लस by प्लस c यानी कि 2 वेरिएबल हो गए, पहला वेरिएबल x और दूसरा वेरिएबल y। लेकिन सर यहां तो इक्वेशन लिखा हुआ है ना, आप बार बार पॉलिनोमियल क्यों कह रहे हो? ओके, अब किसी भी इक्वेशन को बनाने के लिए, यानी कि अगर मैं बोलूं कि पॉलिनोमियल को इक्वेशन में अगर कन्वर्ट करना है, तो इक्वेशन वर्ड जो मेरा बनता है, इक्वेशन वर्ड जो मेरा बनता है वो एक वर्ड से बनता है जिसको हम बोलते हैं इक्वेट। वो हम बोलते हैं इक्वेट, और इक्वेट का मतलब मेरे पास होता है इक्वल। यानी कि अगर आप किसी पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दो, किसी चीज के इक्वल रख दो, तो वो बन जाएगा इक्वेशन। तो सर क्या मैं ये बोलूं कि जैसे ही मैं इसको इक्वल टू 0 करता हूं, जैसे ही मैं इसको इक्वेट करता हूं, तो यहां पर जो मेरे पास ये वर्ड है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हमारा हटके ये बन जाएगा इक्वेशन। पॉलिनोमियल हटके मेरे पास बन जाएगा इक्वेशन। यानी कि अब ये मेरे पास हो गई लीनियर इक्वेशन, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्योंकि हमारे पास चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो हम सारा फोकस रखेंगे इसके ऊपर। बट सर एक वर्ड और भी है मेरे पास जो कि है पेयर। पेयर को तो आपने हाईलाइट नहीं किया। अगर मैं पेयर की बात करता हूं तो मतलब एक इक्वेशन नहीं है, मेरे पास 2 इक्वेशन है। तो अगर 2 इक्वेशन है तो यानी कि मैं पहली इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता हूं a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी को रिप्रेजेंट करता हूं a2x b2y एंड c2 इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास 2 इक्वेशन हो गई, ये मेरे पास पहली इक्वेशन हो गई, ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन हो गई। क्योंकि हम पेयर की बात कर रहे थे तो हमने यहां पर 2 इक्वेशंस ले ली, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। ओके, हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि जब भी हम लीनियर की बात करते हैं तो उस टाइम पे हमेशा लीनियर को ग्राफिकली एक स्ट्रेट लाइन ही रिप्रेजेंट करती है। तो अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूं या लीनियर इक्वेशन की बात करूं, हमेशा इसको ग्राफिकली एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। तो मतलब सर क्या मैं ये बोल सकता हूं इस केस में कि इस इक्वेशन को भी एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है और इस इक्वेशन को भी एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। अब अगर ग्राफिकली मेरे पास 2 स्ट्रेट लाइन है, यानी कि एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, 2 स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पर आप ये भी बोल सकते हो कि स्ट्रेट लाइन या तो दोनों आपस में इंटरसेक्ट होंगी ग्राफिकली, या फिर दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल, और या फिर क्या होंगी, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होना। यानी कि अगर पहली लाइन यहां से जा रही है तो दूसरी भी क्या कर रही है, उसी के ऊपर जा रही है, यानी कि उसको ओवरलैप कर रही है। तो यानी कि मेरे पास कितने केसेस बने, मेरे पास 3 केसेस बने अगर मैं बात करता हूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। अब अगर इसको मैं डिटेल में समझाऊं कि कौन कौन से केसेस बनते हैं इस केस में, तो मेरे पास ये 3 केसेस बनते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन एंड कोइंसिडेंस लाइन, राइट। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस
पैरेलल लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइंस के अंदर हमें कैसे मालूम चलता है दो इक्वेशंस को देख के कि कब ये पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करेंगी, कब ये इंटरसेक्टिंग को रिप्रेजेंट करेंगी और कब ये कोइंसिडेंट या फिर ओवरलैपिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी। तो बहुत सिंपल सी चीज हमारे पास होती है, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सी चीज हमारे पास होती है। मुझे हर बारी लाइन को ड्रॉ करने की नीड नहीं होती, मुझे हर बारी लाइन को ड्रॉ करने की नीड नहीं होती। मैं सिर्फ इन कांस्टेंट और कोफिशिएंट्स की हेल्प से ही बता सकता हूं कि क्या लाइन कौन से बिहेवियर को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, अगर सर इस केस में हम बिना लाइन को ड्रॉ करे बता सकते हैं तो कैसे बता सकते हैं? तो हमारे पास a1 जो है वो x का कोफिशिएंट है, b1 जो है वो y का कोफिशिएंट है और c1 जो है वो मेरे पास कांस्टेंट टर्म है। a2 सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है, b2 सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है और c2 हमारे पास इस केस में क्या है, एक कांस्टेंट है, राइट। ओके, अब यहां पर अगर a1 by a2 मतलब दोनों इक्वेशंस के x के कोफिशिएंट का रेशो, a1 by a2 अगर b1 by b2 यानी कि दोनों इक्वेशंस के y के कोफिशिएंट के रेशो के इक्वल नहीं है, यानी कि a1 by a2 की जो भी वैल्यू आएगी अगर वो b1 by b2 के इक्वल नहीं है तो आप सिंपल बोल सकते हो दोनों लाइंस जो होंगी वो क्या होंगी, हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो सर c1 by c2 का क्या c1 by c2 इक्वल होगा या नहीं होगा? जब a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं हुआ, जब a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं हुआ तो c1 चाहे इक्वल हो या ना हो, c1 चाहे इक्वल हो या ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम c1 by c2 की बात करेंगे ही नहीं। जब यहीं पे क्राइटेरिया हमारा मैच कर गया कि a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं है तो मतलब लाइन हमारे पास इंटरसेक्टिंग हो गई। तो सर पैरेलल लाइन में कैसे चेक करेंगे? ठीक, पैरेलल लाइन में a1 by a2 का जो भी रेशियो होगा वो b1 by b2 के इक्वल होगा, लेकिन c1 by c2 के इक्वल नहीं होगा। यानी कि a1 by a2 की जो भी वैल्यू आएगी वो b1 by b2 की वैल्यू के सेम होगी, एग्जैक्टली सेम होगी, लेकिन c1 by c2 दोनों कांस्टेंट का जो भी रेशियो होगा वो कोई और तीसरी वैल्यू होगी जो इन दोनों के इक्वल नहीं होगी। अगर इन दोनों के इक्वल नहीं होगी तो यानी कि c1 by c2 का जो रेशियो है वो a1 by a2 और b1 by b2 के इक्वल नहीं है। जैसे ये क्राइटेरिया बना आप सिंपली बोल सकते हैं कि लाइंस जो बनेगी वो मेरे पास पैरेलल लाइन बनेगी। अब मैंने यहां पर इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया, मैंने ना ही ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, मैंने सिंपल इनके रेशियो को चेक किया। तो सर फिर इस केस में क्या, ओवरलैपिंग लाइंस के केस में हम कैसे करेंगे? तो ओवरलैपिंग या फिर कोइंसिडेंट लाइंस के केस में हम क्या करेंगे, यहां पर a1 by a2 जो होगा वो b1 by b2 के इक्वल होगा और c1 by c2 के इक्वल होगा। अब अगर a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल है, फर्दर c1 by c2 के इक्वल है, तो तीनों आपस में इक्वल है। तभी तीनों आपस में इक्वल है तो एक्चुअली इसका मतलब क्या है कि दोनों लाइंस जो है हमारे पास सेम ही है। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन एज इट इज उसको ओवरलैप करेगी, जिसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक, ओके सर, अगर ये क्राइटेरिया हमने चेक कर लिया तो इससे हम और क्या क्या चेक कर सकते हैं? इससे हम बहुत कुछ चेक कर सकते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस केस में ये एक पॉइंट पे हमारे पास क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। दोनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो क्या होता है, मेरे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर यहां पर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो यानी कि मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, एक हो गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, मेरे पास एक हो गया, जो कि हमारे पास ये पॉइंट होगा। तो यानी कि यहां से मैं लिख सकता हूं इसके अंदर कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा मेरे पास दैट विल बी दी 1। ओके, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मेरे पास एक हो गया तो जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। तो सर क्या हम ये बोलें कि ग्राफिकली अगर हमने लाइन को रिप्रेजेंट किया तो इस पॉइंट पे जो भी x और y की वैल्यू आएगी क्या वो इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे? बिल्कुल। उसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं आगे वो भी आपको समझाऊंगा कि ग्राफिकल मेथड को यूज करके हम लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब क्योंकि मेरे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो यानी कि मेरे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, मेरे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए 1, जिसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब होता है मेरे पास 1,
नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए 1, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। तो सर इस केस में कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता तो नजर नहीं आ रहा। अब इस केस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे पास क्योंकि होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, तो इसका मतलब मेरे पास यहां पर क्या आ गया, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, अगर कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब मेरे पास सॉल्यूशन कितने होंगे, मैंने बताया ना जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उतने हमारे पास क्या होंगे, सॉल्यूशन। अगर एक भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, अगर दोनों लाइंस में एक भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, तो यानी कि मेरे पास क्या आ गया इस केस में, नो सॉल्यूशन। मेरे पास क्या आ गया, नो सॉल्यूशन। तो सर थर्ड केस का क्या, अगर आप बात कर रहे हो कोइंसिडेंट लाइंस की, यानी कि दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है, अगर दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, तो कितने पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब अगर एक लाइन दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है, तो यानी कि ये इन सारे पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स, इन सारे पॉइंट्स पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो मेरे पास कितने पॉइंट्स बन सकते हैं बेटा, मैं इनफाइनाइट पॉइंट बना सकता हूं। तो इसका मतलब सर हम क्या ये बोलें कि अगर फर्स्ट लाइन दूसरे को ओवरलैप कर रही है, तो मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं, मेरे पास इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सर आपने कहा था जितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं उतने ही मेरे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। तो क्या हम ये कहें कि इस केस में मेरे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ओके सर, और क्या मालूम कर सकते हैं ए, बी और सी को यूज करके। अब इस केस में हम ये भी बता सकते हैं कि हमारे पास टाइप कैसी है, कैसे, अगर इस केस में लाइंस हमारे पास इंटरसेक्टिंग हैं तो ये किसी रिजल्ट को कंसिस्ट कर रही हैं। अगर लाइंस हमारे पास इंटरसेक्टिंग हैं तो किसी रिजल्ट को कंसिस्ट कर रही हैं। तो ऐसे पेयर को मैं बोलता हूं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सर मतलब क्योंकि ये किसी रिजल्ट को डिराइव कर रही हैं, तो यानी कि ये मेरे पास क्या हो गया, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक, अब अगर इस केस में ये कोई भी रिजल्ट नहीं दे रही, मेरे पास नो सॉल्यूशन आ रहा है इस केस में, तो ये हो गया इनकंसिस्टेंट, ये हो गया इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है जो कंसिस्टेंट नहीं है, यानी कि नॉन कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सर तीसरे वाले का क्या, वो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रही है, क्योंकि तीसरे वाले के केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रही है, इसका मतलब सॉल्यूशन तो दे रही है, कंसिस्टेंट तो है, सॉल्यूशन तो दे रही है, कंसिस्टेंट तो है, लेकिन क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही हैं, तो कंसिस्टेंट तो है बट डिपेंडेंट है, बट डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, अब देखो a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 से मुझे सिंपली मालूम चल गया, बिना ग्राफिकली रिप्रेजेंट किए, बिना लाइन को ड्रॉ किए, बिना इक्वेशन को सॉल्व किए, साफ साफ बता रहा है रेशियो में, अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 होगा, लाइन इंटरसेक्टिंग होगी। उसके बाद जितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उतना ही मेरे पास सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना हो गया 1। ओके, क्योंकि सॉल्यूशन हमारे पास आ रहा है तो पेयर क्या हो गया, कंसिस्टेंट। इस केस में a1 बाय a2, b1 बाय b2 के तो इक्वल है, बट c1 बाय c2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब यहां पर हमारे पास हो गई पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में कुछ भी पॉइंट कॉमन नहीं होता, तो मतलब नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो सॉल्यूशन भी क्या होगा, मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। क्योंकि सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा तो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। अब यहां पर a1 बाय a2, b1 बाय b2 के इक्वल है और c1 बाय c2 के इक्वल है। अब अगर ये तीनों आपस में इक्वल है तो इस केस में मेरे पास बन गया लाइंस जो होगी वो कोइंसिडेंट लाइंस हो गई, यानी कि ओवरलैपिंग लाइंस। अब अगर लाइंस हमारे पास ओवरलैपिंग है तो पॉइंट भी क्या होंगे, मेरे पास इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, इसलिए सॉल्यूशंस भी क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। सॉल्यूशन दे पा रही है तो कंसिस्टेंट है, बट लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है तो डिपेंडेंट भी है। ठीक, तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि हमें कोफिशिएंट्स को देख के, कांस्टेंट्स को देख के कैसे मालूम चलता है कि लाइन का बिहेवियर क्या होता है। तो सर अगर मान लो इन इक्वेशन को सॉल्व करना हो, तो अब इन इक्वेशन को सॉल्व करने के मेजरली मेरे पास 3 मेथड होते हैं। पहले हमारे पास 4 मेथड होते थे, बट एक मेथड हमारे सिलेबस से डिलीट हो गया, एनसीईआरटी ने उसको डिलीट कर दिया। तो पहले हमारे पास 4 मेथड होते थे। सबसे पहला मेथड हमारे पास होता था ग्राफिकल।
सबसे पहला मेथड होता था हमारे पास ग्राफिकल मेथड। दूसरे मेथड की बात करूंगा तो दूसरा मेथड हमारे पास होता था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड मेथड की बात करूंगा तो थर्ड हमारे पास मेथड होता था एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। और जो फोर्थ मेथड हमारे पास था वो था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इस केस में इन 4 मेथड में से 3 मेथड तो आज भी हमारे पास हैं, लेकिन ये मेथड जो है हमारे पास डिलीट हो गया। ये मेथड जो हमारे पास डिलीट हो गया। ये 3 मेथड हमारे पास हैं। सर इसका मतलब ये कि अगर 3 मेथड हैं और फोर्थ मेथड डिलीट हो गया तो क्या उसके क्वेश्चंस भी डिलीट हो गए? नहीं, आप किसी भी क्वेश्चन को चारों में से किसी भी मेथड से कर सकते हो। ठीक, अब अगर यहां पर फोर्थ मेथड मेरा डिलीट भी हुआ है, डजंट मीन कि उसके जो हमारे पास क्वेश्चन है वो डिलीट हो गए। मैंने बोला ना, क्वेश्चन कैसा भी आए आप चारों में से किसी भी मेथड से कर सकते हो। अगर इस केस में मुझे क्वेश्चन में मेंशन है कि आप इसी मेथड को यूज करो कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन या फिर बाय ग्राफिकल या फिर बाय एलिमिनेशन, तो मैं वही मेथड ही यूज करूंगा, मैं अपने आप से दूसरा मेथड यूज नहीं करूंगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा तो आप इन तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। इन तीनों मेथड्स को कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में मैं आगे फर्दर डिटेल में आपको बताऊंगा अलग वीडियोस के अंदर। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।